प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताया था कि मैं दो एक प्रश्न आपको रक्तध्वज नाटक से संबंधित उसकी समीक्षा करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको जो पहला प्रश्न है, जिससे कि आपको ये जो मूल पुस्तक है रक्तध्वज नाटक, इसको भी समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम जो रक्तध्वज नाटक है, इसे नाट्य कला के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। और यह प्रश्न परीक्षा उपयोगी भी है और परीक्षा में पूछा भी जाता है कि नाट्य कला की दृष्टि से रक्तध्वज एक सफल नाटक है। इस कथन के आलोक में रक्तध्वज नाटक की सफलता और असफलता का विवेचन कीजिए, अथवा नाटक कला के तत्वों के आधार पर रक्तध्वज नाटक की समीक्षा कीजिए। तो इसको आप समझें। नाटक के मुख्यतः जो बिंदु होते हैं उनके बारे में जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि बाबू गुलाब राय के अनुसार नाटक की जो विशेषताएं बताई गई हैं कि उसमें कथानक होता है और कथानक में पात्रों की व्यक्तित्व की विशेषता रहती है, और यह कथानक कवि द्वारा नहीं कहा जाता वरन अभिनेताओं के कथोपकथन, भाव और क्रियाकलापों द्वारा रंगमंच पर घटित होता हुआ दिखाया जाता है। यह कार्य किसी उद्देश्य से किया जाता है, चाहे वह सामाजिक जो व्यक्ति हैं उनमें रस संचार की बात, उनमें कथोपकथन, भाव और क्रियाकलापों आदि के द्वारा रंगमंच पर घटित करना दिखाया जाता है। और इस प्रकार नाटक के लिए कथावस्तु एक इसका प्रथम तत्व होता है। पात्र, उनका चरित्र चित्रण, अभिनय और उद्देश्य नाटक के लिए परम आवश्यक होते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र में वस्तु, नेता या पात्र, रस और अभिनय के 4 नाट्य तत्व स्वीकार किए गए हैं। वृत्ति नाटक के 5वें तत्व के रूप में मानी जा सकती है। वृत्तियां एक प्रकार से क्रिया प्रधान शैलियां होती हैं जो अभिनय के अंतर्गत आ जाती हैं। नाटक में विशेष रूप से ऐतिहासिक नाटकों में उन पर्यावरण या परिवेश को रूपायित करना भी आवश्यक हो जाता है जिससे संबंधित वह कथानक होता है। इसे ही देश, काल या वातावरण की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार नाटक में प्रमुखतः 7 तत्व होते हैं: कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनय और देशकाल। किसी नाटक का मूल्यांकन और उसकी समीक्षा इन्हीं तत्वों के आधार पर की जाती है। इन तत्वों के संतुलित संयोजन के ऊपर ही किसी नाट्य कृति की सफलता और असफलता निर्भर करती है। इन तत्वों के आधार पर ही किसी नाटक की नाट्य कला की परीक्षा भी होती है। यही उक्त 6 या 7 जो नाटक के तत्व हैं, इनके आधार पर हम रक्तध्वज नाटक की समीक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहला तत्व है कथावस्तु। तो रक्तध्वज नाटक की कथावस्तु का आधार आदिवासियों के मसीहा गोविंद गिरी हैं। उसने आदिवासियों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, उन्हें हिंसा छोड़ने, शराब न पीने, चोरी न करने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का संदेश दिया। उसने जगह जगह विद्यालय खुलवाए। उनके कार्यों से रजवाड़ों की नींद हराम हो गई थी। वे समझने लगे थे कि वह भील राज्य की स्थापना करना चाहता था। इस धारणा का ही परिणाम मानगढ़ की पहाड़ी का हत्याकांड था। नाटककार के शब्दों में बंजारा गोविंद गिरी आदिवासियों का मसीहा था। वह संत परंपरा का जीवट इंसान था। वह राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत था। उसने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना का दिव्यालोक उपेक्षित और निर्धनता से ग्रस्त वनवासी जनता में फैलाया था। संप सभा उसी का परिणाम रही। गोविंद स्वामी के द्वारा लिखे गए और किए गए उक्त सुधार और प्रयासों से ही इस नाटक की कथा वस्तु का निर्माण हुआ है। कथानक का आरंभ रुकाशा के गीत से होता है और फिर रुकाशा, सुवान, दित्या और गणेशा पात्रों के माध्यम से गोविंद गिरी का महत्व अंकन किया जाता है। गोविंद स्वामी भील समाज को बताते हैं कि वे सम्मानपूर्वक रहें, मिलकर रहें, जंगल में पशुओं की तरह क्यों रहें। भील जाति के इन पात्रों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कैसे संभव होगा। रुकाशा बताता है कि स्वामी जी ने मुझे यह रुद्राक्ष की माला पहनाई और मुझसे कहा कि अब तू भगत हो जा, अब तू चोरी मत करना, मांस मत खाना और न शराब पीना, और मैंने
तब से इन बुरी आदतों को छोड़ दिया है। गोविंद स्वामी उनके बीच में उपस्थित होता है। वह उनसे बिगाड़ बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि यदि तुमसे कोई जबरदस्ती की जाए तो तुम ईंट का जवाब पत्थर से न देकर प्यार से दो। घृणा का हल घृणा नहीं है, घृणा नहीं हो सकता। तुम लोगों का असीम प्यार और अटूट सहन शक्ति उनके दिलों में उफनते हलाहल को नीलकंठ की तरह पी जाएगी। वे झुकेंगे और अपनी गलती मानेंगे। गोविंद स्वामी घूम घूम कर समाज सुधार में लग गए। उधर अंग्रेजों की निगाहें डूंगरपुर राज पर बनी रही। गोविंद स्वामी का बदला हुआ यह प्रभाव उन्हें अच्छा नहीं लगा। कर्नल सटल ने डूंगरपुर के दरबार में गोविंद गिरी के समर्थकों नाहर सिंह और भूरिया को देशद्रोह के अपराध में जयसिंह और दौलत सिंह की सहायता से गिरफ्तार करा दिया। इन दोनों की सहायता से उसने राजमाता को अपने अनुकूल बना लिया। फलतः राजमाता और मेहरावल नाम मात्र के ही राजमाता और मेहरावल रह गए। महारावल विजय सिंह को अजमेर मेयो कॉलेज में भर्ती कर दिया और शासन की देखभाल का काम रीजेंसी काउंसिल ने अपने हाथ में ले लिया। अब कर्नल सटल ने अपनी पूरी शक्ति गोविंद स्वामी को गिरफ्तार करने में लगा दी और अंततः उसने इसके लिए भगत पंथ के मानगढ़ की पहाड़ियों पर आयोजित वार्षिकोत्सव पर निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोली चलाकर भयंकर हत्याकांड करवा दिया। इसी अवसर पर गोविंद स्वामी को जयसिंह और दौलत सिंह के सहयोग से गिरफ्तार करा लिया और अंत में गोविंद स्वामी, जो कि संत गोविंद गिरी हैं, पर पूजा को गांजा पिलाकर गदरा गांव के थानेदार की हत्या का अभियोग लगाकर जज से उसे फांसी की सजा दिलवा दी। नाटक की कथा वस्तु अत्यंत रोचक है, प्रभावपूर्ण है और इस प्रकार कथा वस्तु के संगठन की दृष्टि से रक्तध्वज नाटक एक सफल नाटक कहा जा सकता है। रक्तध्वज नाटक का जो दूसरा नाटक के लिए जो दूसरा उपयोगी तत्व होता है वह पात्र और उसके चरित्र चित्रण। तो नाटक में कुल मिलाकर के 26 पात्र हैं। इनमें से 9 पात्र तो ऐसे हैं जो रंगमंच पर 2-4 बार ही आते हैं और कुछ पात्र ऐसे हैं जो रंगमंच पर एक बार ही आते हैं। शेष 16 पात्रों में भी कुरिया सिर्फ कथा को गति देने के लिए प्रथम अंक के दूसरे दृश्य में ही आता है। पूंजा पात्र स्वामी जी का प्रिय शिष्य है। इसका उपयोग भी लेखक ने कथा को गति देने के लिए और अंत में स्वामी जी के विरुद्ध गलत बयान के अभिशाप को पोतने के लिए किया है। मेहरावल विजय सिंह द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में आता है। उसका उपयोग भी कथा को गति देने के लिए ही किया गया है। सैमसन कर्नल सटन का गुप्तचर है जो उसे जयसिंह, दौलत सिंह और राजमाता की गतिविधियों से अवगत कराता है। शेष 13 पात्र नाटक के महत्वपूर्ण पात्र कहे जा सकते हैं। गोविंद स्वामी, द्वितीया, सुबान, रुकाशा, गणेशा, दौलत सिंह, कर्नल सटन, नाहर सिंह, भूरिया, जयसिंह, राजमाता, चीमी और सावंती। इन पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के अंकन में लेखक ने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। अतः पात्र और उसके चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी यह एक सफल नाटक रहा है। और जैसा कि नाटककार ने अपने नाटक के प्रारंभ में ही स्त्री पात्र और पुरुष पात्रों की एक लिस्ट आपके सामने प्रारंभ में ही रख दी है कि इसमें कौन स्त्री पात्र हैं और कौन पुरुष पात्र हैं। पुरुष पात्रों में जो प्रमुख पात्र हैं वो रुकाशा है, द्वितीया है, सुवान है, गोविंद गिरी है और कर्नल सटन और राजमाता। ये प्रमुख पात्रों में इनका स्थान आता है। और मैं अगले वीडियो में जब चरित्र चित्रण करूँगा इस नाटक के प्रमुख पात्र की, तो उसमें मैं आपको उसका चरित्र विश्लेषण भी आपको बताऊंगा। इसका जो तीसरा तत्व है वो है कथोपकथन। कथोपकथन यानी संवाद भी हम उसको कह सकते हैं, संवाद, क्योंकि बिना संवादों के माध्यम से कथा को गति नहीं दी जा सकती। नाटक चूंकि अभिनय की दृष्टि से रंगमंच पर खेला जाता है, इसलिए बिना संवादों के नाटक आगे नहीं बढ़ता। तो नाटक की उपयोगिता बहुत जरूरी है। किसी नाटक के लिए कथोपकथन विषयक जिन विशेषताओं का आख्यान विद्वानों ने किया है, रक्तध्वज नाटक के संवाद उन सभी विशेषताओं से परिपूर्ण है। रक्तध्वज नाटक के संवाद कथा को गति देने वाले हैं। वे पात्रों के चरित्र को प्रकाश में लाने वाले हैं। वे नाटकीयता की दृष्टि से की सृष्टि करने वाले और रोचकता को लाने वाले हैं। वे जिज्ञासा और रहस्य को पैदा करने वाले और अपने प्रवेश को उभारने वाले हैं। संवाद छोटे हैं, उनमें पात्रानुकूलता भाषा का प्रयोग हुआ है। वे चुस्त प्रभावपूर्ण है। लेकिन संपूर्ण नाटक में 40 संवाद ऐसे हैं जो सामान्य रहकर भाषण बन गए हैं, या यूँ कहिए कि किसी विषय पर वे ही जो टिप्पणी दी गई हैं, इसमें नाटक बोझिल हो गया है।
लेखक ने यद्यपि इनमें रोचकता लाने की चेष्टा की है और कुछ अंशों में सफल भी हुआ है, तथापि इतने बड़े संवाद दुनिया की दृष्टि से इस नाटक को क्षति पहुंचाते हैं। यह निश्चित है कि किसी कृति के महत्व को वे ही अंश अंकित करते हैं जिनमें गूढ़ चिंतन और गूढ़ विषय का निरूपण होता है, और नाटककार के पास इसके लिए अपने अधिकार में जो कुछ भी नहीं है वह पात्रों के संवादों के द्वारा ही इसका विवेचन करेगा। किंतु श्रेष्ठ नाटककार इसके लिए समाज शैली का प्रयोग करते हैं और अपने संवादों को और अपने विचारों को शब्दों के थोड़े से प्रयोग से ही समाजित कर देते हैं। तो संवाद की दृष्टि से भी यह सफल एक नाटक रहा है। मैं दूसरे वीडियो में आपको इसके जो अन्य बिंदु हैं उन बिंदुओं के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।